Okay, so hello everyone, welcome to the third lecture of design of steel structure. And I think in the last class we were discussing about the type of section. And we have already discussed about the I section. So let us proceed further. So आई सेक्शन का हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन किया था। आज है जो उसके टाइप देखेंगे, है ना। जो आई सेक्शन है वो कितने टाइप का अवेलेबल है मार्केट में और क्या क्या उसके सीरीज हैं, है ना, क्या क्या उसके सीरीज हैं। सो उसके बारे में आज जो डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो टाइप और सीरीज, टाइप बोलें या सीरीज बोलें, बोथ आर सेम। सीरीज बोलें या टाइप बोलें, इसका कहने का मतलब है कि अब जब मार्केट जाएंगे तो आपके कितने टाइप का है जो मार्केट में अवेलेबल होगा आई सेक्शन, है ना। सो टोटल जो आपका सीरीज अवेलेबल है वो 5 टाइप का है। टोटल कितना सीरीज अवेलेबल है? 5 टाइप का है। अब देखिए ए है जो अपने आप में क्वेश्चन है ना, एसएससी जेईई 2017 या 16 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इस यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बनता है ना। एग्जाम में सेमेस्टर में तो आपका टाइप ऑफ सेक्शन है जो लिखने के लिए आ जाएगा, आई सेक्शन कितने टाइप का होता है ये लिखने के लिए आ जाएगा। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि इसका आपका फुल फॉर्म पूछेगा, इसका फुल नेम पूछेगा, है ना। और उसने 2016-17 में ये पूछा कि टोटल कितने सीरीज हैं जो आई सेक्शन का अवेलेबल है मार्केट में, है ना। तो टोटल कितने सीरीज अवेलेबल है? टोटल 5 सीरीज अवेलेबल है। तो आपका ये नंबर है जो याद रखना है कि जो आई सेक्शन है वो 5 टाइप का होता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है ना। सो जो भी स्पेसिफिकेशन है वो किसके अनुसार दिया गया है? वो दिया गया है IS 808-1989 के अनुसार, है ना। ये क्या है? ये एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? कोड है ना। इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो कि कौन बनाता है, कौन डेवलप करता है इसको? BIS के साइंटिस्ट लोग डेवलप करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके साइंटिस्ट लोग है जो डेवलप करते हैं। इसमें BIS में जो सिविल का वैकेंसी आता रहता है साइंटिस्ट वगैरह का, सिविल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, है ना, ये सब का वैकेंसी इसमें आता रहता है। सो देखते हैं इसको टाइप ऑफ सेक्शन के बारे में। सबसे पहला जो सेक्शन है आपका ISJB है ना। ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, सिर्फ आपको नाम याद रखना है बस। उसके बाद है ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। उसके बाद है ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है ना। उसके बाद है ISW इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, है ना। फुल फॉर्म में जो याद होना चाहिए। और लास्ट है जो ISHB है इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। अब देखिए एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि आपका जो बीम ये है तो ऐसा सब बीम है ना, लेकिन ISHB को बीम में ज़्यादा यूज करते नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सेल्फ वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बीम में इसका यूज नहीं करते। ये जनरली क्या होता है, कॉलम में यूज होता है ना। कॉलम में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉलम में जो भी वेट आएगा वो क्या होगा, ग्रेविटी एक्शन के द्वारा ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। ग्रेविटी एक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको ज़्यादातर क्या करते हैं, कॉलम में यूज करते हैं। जबकि बीम में जब इसको हम यूज करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, हेवी वेट के कारण ये सैग करने का चांस होता है। क्या होता है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है सेल्फ वेट के कारण। इसीलिए बीम में इसका यूज कम करते हैं और कॉलम में इसका ज़्यादा यूज करते हैं, है ना। ये बात है जो नोट करने वाली है। आगे देखते हैं। अब कहता है, नोट में मैंने लिखा है कि आई सेक्शन डेजिग्नेटेड बाई ओवरऑल डेप्थ। अब इसका डेजिग्नेशन कैसे करेंगे, है ना। मतलब हर बीम का क्या होगा, अपना अपना एक डेजिग्नेशन होगा, नामकरण होगा, है ना। वो कैसे लिखा हुआ होगा? कोई भी सेक्शन आप जब खरीदेंगे तो उस पर क्या होता है, लिखा हुआ होता है ना। सो आई सेक्शन डेजिग्नेटेड बाई ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ होगा। उसके बाद क्या होगा, एंड वेट पर मीटर लेंथ, ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर लेंथ। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो देखते हैं एग्जांपल से। जैसे सपोज कीजिए कोई ISMB खरीदने गया, है ना, ISMB मार्केट से लाने गया, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ, ISMB 225 एट द रेट ऑफ 0.3125 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ISMB 225 मतलब ओवरऑल डेप्थ, है ना। ये 225 क्या हो गया, कैपिटल डी हो गया। ये क्या हो गया, कैपिटल डी का वैल्यू हुआ। पिछला
क्लास में मैं बता चुका हूँ कि कैपिटल ए डी क्या है ना, ये ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, तो कुछ ऐसा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये जो डेप्थ है क्या था, ओवरऑल डेप्थ था, है ना। तो ये ओवरऑल डेप्थ इस केस में कितना है, 225 है। 225 इसको 3D में बनाएं तो कुछ ऐसे इस तरह से होगा, है ना। अब देखिए, अगर इसका 1 मीटर आप खरीदते हैं, 1 मीटर मार्केट से यदि आप खरीदते हैं तो उसका वेट कितना होगा, 0.312 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। मतलब 1 मीटर का वेट कितना हो जाएगा, 0.312 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर किलो न्यूटन में देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं, केजी में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे ISHB 600, मतलब जो ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम जो आपने परचेज किया है, उसका डेप्थ कितना है, 600 है, और वेट कितना है, 63 kg पर मीटर, 63 kg पर मीटर, है ना। मतलब 1 मीटर यदि आप परचेज करेंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 63 kg। तो ये तो इसका डेजिग्नेशन हो गया। मतलब इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है कि कैसे इसको डेजिग्नेट किया जाता है। आगे देखते हैं फर्दर। अब ये तो था IS, आपको आई सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपका चैनल सेक्शन के बारे में पढ़ना है ना। सो चैनल सेक्शन होता कैसा है, चैनल सेक्शन है जो कि कुछ इस टाइप से होता है। ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया। चलो इसको मैं कैपिटल D से डिनोट कर देता हूँ, ओवरऑल डेप्थ को कैपिटल D से डिनोट करता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या होगा, रूट रेडियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, रूट रेडियस होगा, रूट रेडियस होगा। और ये जो जंक्शन पॉइंट है इसका नाम दिया गया है, जंक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं। ये जो फ्लेंज और बेब, ये क्या है, फ्लेंज हो गया, इसको क्या बोले थे, फ्लेंज बोले थे। और इसको क्या बोले थे, इसको बोले थे वेब, इसको वेब बोले थे, है ना। अभी दोनों का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं फिलेट, है ना। ये जो सर्कुलर पोर्शन है, यहाँ पे राउंडेड पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं, है ना। और इसका जो रेडियस होता है उसको क्या बोलते थे, रूट रेडियस बोलते थे, है ना। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी है जो डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो पोर्शन है रूट रेडियस के बाद का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ वेव, डेप्थ ऑफ वेव, है ना। इसको बोले थे डेप्थ ऑफ वेव, DW, डेप्थ ऑफ वेव। इसका जो थिकनेस होगा उसको क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ वेव, और विथ ऑफ वेव बोलेंगे, है ना। और ये क्या हो गया, फ्लेंज थिकनेस। TF क्या है, TF है जो आपका क्या है, फ्लेंज थिकनेस। TF हो गया फ्लेंज थिकनेस। और TW हो गया वेव थिकनेस। VF क्या हो गया, विथ ऑफ फ्लेंज, ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं, विथ ऑफ फ्लेंज। विथ ऑफ फ्लेंज, TW हो गया थिकनेस ऑफ वेव, और DW हो गया डेप्थ ऑफ वेव, है ना। ये आप लिख लीजिएगा, DW क्या है, डेप्थ ऑफ वेव है ना। सो अब देखिए इसमें आप फील्ड में आपको कैसा दिखेगा, फील्ड में कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे क्या है, राउंडेड है, यहाँ पे क्या है, राउंडेड है ना। और लास्ट में जो थिकनेस होता है, फ्लेंज का जो लास्ट का थिकनेस होता है वो क्या होता है, राउंडेड होता है। और इसका थिकनेस क्या होता है, काफ़ी कम होता है ना, काफ़ी कम होता है। सो ये सब चीज़ है जो आपको इसमें याद रखना है। आगे देखते हैं इसके डिवीजन के बारे में। अभी CX क्या है, CX है जो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट है ना। इसको डिटेल में देखेंगे CX CY को, जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करेंगे, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ दिन बाद है जो मैं डिस्कस कर दूंगा। एक्चुअली ये सब आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, इसको डिटेल में पढ़ना है हमको जब हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, है ना। तो उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इस सब के बारे में पढ़ना है। सो उसके पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो डिस्कस कर देंगे डिटेल में। सो आगे देखते हैं। आगे आपका है टाइप और इसका सीरीज, क्या क्या सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, है ना। सो इसका जो चैनल सेक्शन का सीरीज अवेलेबल है वो टोटल 4 सीरीज में अवेलेबल है ना। कितना सीरीज है इसका, 4 सीरीज है। आई सेक्शन का कितना था, 5 सीरीज। तो ये नंबर इट सेल्फ इंपॉर्टेंट है, नंबर इस आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले है
ISJC क्या है, सबसे पहले ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल और जॉइस्ट चैनल, जूनियर बोलें या जॉइस्ट बोलें बोथ और सेम। उसके बाद है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। उसके बाद है ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, मीडियम वेट चैनल। और लास्ट वन है जो आपका ISSC है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। तो ये तो किसका सीरीज था, आपका चैनल सेक्शन का सीरीज था। सबका फुल फॉर्म है जो याद रखना है। अब इसका डेजिग्नेशन कैसे करेंगे, कहता है कि इसका डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, यहाँ आई सेक्शन न लिख के चैनल सेक्शन होगा, क्या होगा, चैनल सेक्शन होगा, है ना, यहाँ पे चैनल सेक्शन होगा। सो चैनल सेक्शन डेजिग्नेटेड बाय ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर लेंथ, जैसे वहाँ पे किए थे उसी तरह से इसका भी डेजिग्नेशन हम लोग करेंगे, है ना। जैसे ISLC है, ISLC 400 एट द रेट ऑफ 45.7 kg पर मीटर, मतलब कोई यदि चैनल सेक्शन 1 मीटर यदि खरीदते हैं जिसका ओवरऑल डेप्थ कितना है 400 मीटर है, तो उसका वेट कितना होगा 45.7 kg होगा, है ना, 45.7 kg होगा। तो इसका डेजिग्नेशन है, लिखने का तरीका है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो एंगल सेक्शन है, नेक्स्ट क्या है, एंगल सेक्शन। तो जब एंगल सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो आता है, एक इनफैक्ट तीन आता है। एक आपका इक्वल लेग होगा, है ना, दूसरा अनइक्वल लेग होगा और तीसरा होगा जो बल्ब एंगल होगा। सो टाइप ऑफ सीरीज की बात करते हैं एंगल सेक्शन में, तो सबसे पहले है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल्स, ISA इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में ये क्या है, दोनों इक्वल है। इसको अगर 1 बोल दें और इसको 2 बोल दें तो दोनों लेग इसका क्या है, इसको बोलते हैं लेग, क्या बोलते हैं, इस फिगर में देखिए ध्यान से, L क्या है, लेंथ ऑफ लेग। तो जब इक्वल एंगल होगा तो दोनों लेग का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों लेग का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये फिगर कैसे बनाया गया, इसी का क्रॉस सेक्शन बनाया गया। इसको साइड से जब देखेंगे, यहाँ पे आई को पुट कर दीजिए, यहाँ पे आँख को पुट कर दीजिए और यहाँ से इसको देखिए तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसी को हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनइक्वल, अनइक्वल ये रहा आपका, ये क्या है, अनइक्वल एंगल है, मतलब एक दोनों लेग क्या होगा इस केस में बराबर नहीं होगा, दोनों लेग इक्वल नहीं होगा तो उसको अनइक्वल लेग बोल देंगे। तो एक का लेंथ हो गया L1 और एक का हो गया L2। इस फिगर में देख सकते हैं, इसको मैंने L1 बोल दिया और इसको L2 बोल दिया। और यहाँ पे क्या है, दोनों L है, यहाँ पे क्या है, दोनों L है, चूँकि दोनों क्या हो गया, बराबर है। तो फील्ड में आपको कुछ ऐसा दिखेगा साइट पे, अगर साइट कोई विजिट करते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। सो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल्स है जो, इसका डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है, ISA 130 × 130 × 8 mm। एक मैं एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि हमेशा 130 होगा, कुछ भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है ना। तो 130 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 130 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये 8 mm किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थिकनेस को, ये थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और जब इसका 1 मीटर लेंथ आप खरीदेंगे, 1 मीटर यदि लेंथ खरीदेंगे तो उसका वेट कितना होगा, 0.159 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। ये क्या होगा, वेरी करेगा, अब इस पे डिपेंड कर रहा है ना, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, लेग पे डिपेंड कर रहा है और थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है इसका यूनिट वेट, है कि नहीं। जबकि आई सेक्शन और चैनल सेक्शन में किस पे डिपेंड कर रहा था, ओवरऑल डेप्थ पे डिपेंड कर रहा था, है ना। सो इसको याद रखना है। सेकंड है इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल का डेजिग्नेशन कैसे होगा, जैसे ISA 200 × 100 × 10 mm, है ना। तो देखिए दोनों लेग क्या हो गया, अलग अलग है, दोनों लेग क्या है, अलग अलग है ना। सो अनइक्वल में क्या होगा, अनइक्वल में आपका दोनों लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा, बस इतना याद रखना है। दोनों आपका जो लेग का साइज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और लास्ट वाला पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। सो ये इसका यूनिट वेट हो गया। लास्ट है जो बल्ब एंगल है ना, बल्ब एंगल है जो उतना यूज में नहीं आता है, बल्ब एंगल है जो उतना यूज में नहीं आता है, बट फिर भी याद रखना कि टोटल अगर आपसे सीरीज पूछा जाए, टोटल आपसे यदि एंगल का सीरीज पूछे तो कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। चैनल सेक्शन में कितना था, 4 था, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, आपको मैचिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है ना। जैसे क्वेश्चन आई एक तरफ आई सेक्शन लिखेगा, चैनल सेक्शन लिखेगा, एंगल सेक्शन लिखेगा और एक तरफ उसका सीरीज लिख देगा, है ना। तो आपको याद रखना है चीज़ें। चलिए,
तो IS इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ISBA से। एग्जांपल ISBA 300 एट द रेट ऑफ 47.5 kg पर मीटर, है ना। सो ये है जो ओवरऑल डेप्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओवरऑल डेप्थ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो आगे देखते हैं टी सेक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका? टी सेक्शन है। बल्ब में मैं बता दूं थोड़ा, बल्ब में क्या होगा इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब सेक्शन में, ये कुछ इसी टाइप से रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से राउंडेड हो जाता है, इस तरह से राउंडेड हो जाता है। ओवरऑल यहाँ तक क्या हो जाएगा? राउंडेड हो जाएगा। मतलब जैसे एक पेन दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, इस पेन टाइप से क्या हो जाएगा? राउंडेड रहेगा ऊपर में, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टी सेक्शन। क्या है? टी सेक्शन है। सो टी सेक्शन में, टी सेक्शन को एक बार ध्यान से देखें। ये जो टॉप पोर्शन होगा इसको क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ फ्लेंज बोलते हैं, विड्थ ऑफ फ्लेंज बोलते हैं, है ना, विड्थ ऑफ फ्लेंज बोलते हैं। और ये जो जंक्शन है, जंक्शन को मैंने बोला था कि जो वेव और फ्लेंज का जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? फिलेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिलेट बोलते हैं। उसके बाद ये क्या हो गया? ओवरऑल डेप्थ हो गया। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, ना। तो ये तो था टी सेक्शन की स्टोरी। एक्चुअल फील्ड में कैसा दिखेगा आपको? कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। ये क्या है आपका? ये क्या है? फ्लेंज है। एक बार आपको विजुलाइज करना है ताकि आगे हमको दिक्कत नहीं हो उतना। और ये क्या है? ये वेव है, ये वेव है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं दोनों का जंक्शन हो रहा है ना, जंक्शन हो रहा है, इसी को बोलते हैं फिलेट। इसको क्या बोलते हैं? फिलेट। पूरा क्लियर विजन आपका होना चाहिए चीज़ों को, ताकि आगे जो कम से कम आपको दिक्कत हो, है ना। लेकिन जनरली सच्चाई बता दूं, आपको पढ़ना है आई सेक्शन, चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन, इसी के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। सो टी सेक्शन का सीरीज देखते हैं। टी सेक्शन टोटल 5 सीरीज में अवेलेबल है मार्केट में। टोटल सीरीज कितना होगा इसका? 5 सीरीज अवेलेबल है ना। सो इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स ISHNT, ISNT। उसके बाद है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार्स ISHT। उसके बाद है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार ISST बोलते हैं इसको। फिर है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार्स, इसको ISLT बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार्स को ISJT बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हो गया? डेजिग्नेशन इसका है। डेजिग्नेशन टी सेक्शन का एग्जांपल जैसे ISNT 100 एट द रेट ऑफ 50 kg पर मीटर, है ना। सो 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल डेप्थ को। ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ओवरऑल डेप्थ को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 kg पर मीटर। क्या हो गया? यूनिट वेट हो गया इसका। इसका क्या हो गया? यूनिट वेट हो गया। सो आगे देखते हैं। इसमें लास्ट है जो आपका रॉल्ड सेक्शन है, रॉल्ड स्टील बार, रॉल्ड स्टील बार सेक्शन। सो रॉल्ड स्टील बार सेक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें दो तरह के होता है। एक आपका स्क्वायर हो सकता है और दूसरा क्या होता है? राउंडेड हो सकता है ना। स्क्वायर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? राउंडेड हो सकता है। सो स्क्वायर और राउंडेड कैसा दिखता है एक्चुअली में? देखिए, ये आपका स्क्वायर हो गया, है ना, फील्ड में आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा। और ये क्या हो गया? राउंडेड हो गया, है ना। इंडस्ट्री से बनने के बाद क्या होता है? कुछ इस तरह से साइड पे मंगाया जाता है इसको। सो ये राउंडेड हो गया, ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, है ना। आगे देखते हैं। इसकी सीरीज की बात करते हैं तो आपका रॉल्ड स्टील बार सेक्शन का ओनली 2 सीरीज है। कितना सीरीज होगा? 2 सीरीज होगा। कौन कौन सीरीज होगा? सिर्फ आपको नाम है जो, एक बार इसको देखते जाना है बस, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है नहीं अभी। सो इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार IS, इसरो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत प्यारा सा नाम है इसका। क्या नाम है? इसरो, है ना। ISRO है ना, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। उसके बाद है जो आपका ISSQ, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसका 2 सीरीज है, उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्कशन की पार्ट, वो है आपका बॉक्स सेक्शन और ट्यूब सेक्शन। बॉक्स सेक्शन और ट्यूब सेक्शन। तो बॉक्स सेक्शन की जब बात करते हैं तो ये क्या होगा? ये ऑलमोस्ट होगा जो ट्यूब बोल रहे हैं या बॉक्स बोल रहे हैं, दोनों क्या होगा? हॉलो होगा, है ना। एक चीज़ तो कंफर्म है कि दोनों क्या होगा? हॉलो होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? हॉलो है, ठीक है। ये क्या है? हॉलो है। और इसी को बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको?
बॉक्स सेक्शन, बॉक्स सेक्शन। और यहाँ पे क्या है आपका इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, ये क्या है आपका राउंड बार है जिसको ट्यूब सेक्शन भी बोलते हैं। एक्चुअल में इसका जब क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये इसका क्या होगा डायमीटर होगा, ये इसका क्या होगा डायमीटर होगा, है ना। इसमें दो डायमीटर होगा, एक आउटर डायमीटर होगा और एक क्या होगा इनर डायमीटर होगा। जैसे ये वाला क्या है इनर डायमीटर होगा, है ना, डी आई बोल देते हैं इसको, डी नोट बोल देते हैं। तो दो डायमीटर होगा, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर। सो बेसिकली आपको क्या रखना है, सीरीज ऑफ टाइप ऑफ वार सेक्शन में आपको इसका सीरीज याद रखना है कि नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है जो आपका है, आगे है इसमें रोल्ड स्टील सीट और फ्लैट सेक्शन, है ना, सीट सेक्शन और फ्लैट सेक्शन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे फिगर में देखिए, सीट कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना, सीट कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। मतलब इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ बीथ होगा और इसका कुछ क्या होगा थिकनेस होगा। मतलब एल बी टी फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एल बी टी फॉर्मेट में इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ लेंथ होगा, जैसे इसी में देखिए ये क्या है इसको लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है इसके विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका क्या होगा कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एल बी टी के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मतलब इसका जो भी वेट होगा क्या होगा सरफेस पे वेट होगा। उसके बाद है जो आपका फ्लैट बार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कहाँ पे यूज करेंगे, फ्लैट बार कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, है ना। ये सब क्या है इसका विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 mm, 75 mm, 60 mm, 50 mm, है ना। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को, है ना। इसका कहाँ पे यूज करेंगे अभी बता देते हैं। इसको यूज करेंगे कंप्रेशन मेंबर में, जब वहाँ पे देखेंगे कि दो कॉलम सेक्शन है ना, और दोनों कॉलम सेक्शन को हमें क्या करना है जोड़ना होता है, जोड़ना होता है तो उसको लेसिंग मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेसिंग मेंबर। अभी नाम याद रख लो कि लेसिंग भी कुछ होता है, ठीक है, लेसिंग मेंबर। तो जैसे कि देखो एक फ्लैट यूज किए, ये दोनों को क्या किए जोड़ दिए यहाँ पे, है ना। ऐसे कोई आई सेक्शन है मान लो, ठीक है। अभी सिर्फ समझना है इसको थोड़ा बस, क्या किए दोनों को जोड़ दिए, फिर यहाँ से कुछ ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से जो इसको जोड़ देंगे, है ना। बोल्ट नट बोल्ट या रिवेट की हेल्प से क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं। इससे क्या होता है दो कॉलम को हम आपस में ऐड करते जाते हैं इस तरह से, ये आगे कंटिन्यूअस होता जाएगा। तो ये सब जो पोर्शन है ये क्या है फ्लैट सेक्शन है, क्या है फ्लैट सेक्शन है, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। अभी आपको बस ध्यान रखना है कि फ्लैट ऐसा दिखता है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है विथ में अवेलेबल है मार्केट में। चलिए इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, जब इसका क्रॉस सेक्शन इसको कट करें इस तरह से तो कैसा दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये क्या है इसका विड्थ है, ये क्या है इसकी थिकनेस है ना। सो इसी को लिखें स्टील फ्लैट सेक्शन का क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये आपका क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जो आपका ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में पढ़ना है ना। तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक डिस्कस कर रहे थे कितने टाइप का आपका सेक्शन अवेलेबल है मार्केट में जो हम स्टील स्ट्रक्चर में यूज करने वाले हैं, है ना। अब ग्रेड ऑफ स्टील की बात करते हैं। अब देखिए जब ग्रेड ऑफ स्टील की बात करते हैं तो एक तो आपका मान लीजिए कोई प्लेट आप लेते हैं, उसका वो क्या होगा वो भी स्टील का बना होगा तो उसका खुद का भी कुछ ग्रेड होगा। दूसरी बात कि उस प्लेट को जोड़ने के लिए आप क्या या तो बोल्ट यूज करेंगे या तो रिवेट यूज करेंगे, है ना। यदि बोल्ट यूज करते हैं तो उसका भी कुछ क्या होगा ग्रेड होगा, उसका भी क्या होगा कुछ ग्रेड होगा, है ना। मतलब ग्रेड कहने का मतलब है कि उसका कुछ यील्ड स्ट्रेंथ होगा, कुछ उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो जनरली जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे आपका Fe410, Fe410, जहाँ पे Fe410 क्या है अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, 410 क्या है अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। कोर्स यूनिट क्या होगा मेगा पास्कल में, यूनिट क्या होगा मेगा पास्कल में, है ना। तो एक ग्रेड तो ये हो गया। दूसरी बात यदि बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछे तो बोल्ट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जनरली जो कंसीडर करते हैं वो लेते हैं 400 मेगा पास्कल। कितना लेते हैं 400 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये बोल्ट का हो गया, किसका हो गया FUB लिख देता हूँ लोग, इसको क्या लिखता हूँ FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये क्या है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अच्छा स्टील स्ट्रक्चर में तो मैं इतना ही यूज करूंगा,
लेकिन जब आगे कभी आप फर्दर आरसीसी में पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ भी ग्रेड ऑफ स्टील पढ़ना है, वहाँ भी क्या पढ़ना है, ग्रेड ऑफ स्टील पढ़ना है। तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे इस टाइप का आएगा, Fe250 आएगा, Fe415 आएगा, सबका यूनिट क्या होगा, मेगा पास्कल, सबका यूनिट क्या होगा, मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। Fe415 आएगा, Fe500 आएगा, ये सब क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है ना। ये लास्ट वाला जो वैल्यू है 415, 215, ये सब टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था ग्रेड ऑफ स्टील का रिप्रेजेंटेशन, आपको कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, है ना। वी हैव ऑलरेडी सीन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, सो नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आपको आना चाहिए कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे किसको, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे। सो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेड ऑफ स्टील, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ इसका, है ना, क्या इसका सिग्निफिकेंस है ना। कहने का मतलब है कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो ग्रेड पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, ग्रेड पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी ये Fe250 है, या फिर Fe415 है, या फिर आपका मान लिया कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसी का 410 है, कुछ भी हो, इस सब पे क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, ग्रेड ऑफ स्टील से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। एक बात याद रखना। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन ऐसा है, थोड़ा सा सोचो, खुद भी दिमाग लगाओ। सबसे पहली बात है यूनिट वेट, है ना, यूनिट वेट है। जैसे यूनिट वेट है तो स्टील का यूनिट वेट कितना होता है। अब ये बात याद रखना चाहिए, आज के बाद आपको याद होना चाहिए, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब यदि किसी भी ग्रेड का, इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड, किसी भी ग्रेड का 1 मीटर क्यूब अगर स्टील आप लेते हैं, 1 मीटर क्यूब कहने का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, है ना। 1 मीटर क्या होगा, उसका डेप्थ होगा, 1 मीटर उसका विड्थ होगा और 1 मीटर उसका लेंथ होगा, है ना। अगर वो लेते हैं स्टील इतना शेप का, यदि लेते हैं इतना साइज का, तो उसका यूनिट वेट क्या होगा, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो रहा मीटर क्यूब में। यदि इसका केजी में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 7850 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये भी आपको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछेगा, केजी में देगा, कभी न्यूटन में देगा, कभी किलो न्यूटन में देगा, तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, है ना। अभी किस यूनिट में देगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली है जो केजी में या फिर किलो न्यूटन में देता है, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा स्टील में इसका यूज करने वाला है यूनिट वेट का, है ना। उसके बाद देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, इस नाम से तो पहले से आप लोग अवेयर हैं। इसका जनरली स्टील का कितना होता है, 2 × 10⁵ होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो देखिए, तो ऐसा तो नहीं होता कि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि Fe250 का है यंग्स मॉडुलस या Fe415 का, ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता है। वो सिर्फ लिखता है स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेड से इंडिपेंडेंट है, ग्रेड से उसको कोई मतलब नहीं है, कौन सा ग्रेड यूज किया इससे कोई उसका मतलब नहीं है। सो कितना होता है, 2 × 10⁵। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब एग्जाम में आए तो आपको ये सब वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऐसे तो क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको उसमें देगा, है ना, देगा, लेकिन यदि कन्वेंशनल में लिखना हो फिजिकल प्रॉपर्टी तब तो आपको याद होना चाहिए ना। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जैसा कि थर्मल स्ट्रेस में हम लोग पढ़े थे, है ना, एक क्लास थर्मल स्ट्रेस अभी किए हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जनरली स्टील का कितना लेते हैं, एक्सपेंशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकता है। अल्फा का वैल्यू कितना आया था, 12 × 10⁻⁶ लेते हैं जनरली, कितना लेते हैं, 12 × 10⁻⁶, है ना। तो ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कौन सा स्टील यूज करने से क्या है, कोई मतलब नहीं। उसके बाद है पॉइजन रेशियो, है ना, ये क्या है, पॉइजन रेशियो। अभी पॉइजन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे जब प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ेंगे, है ना, वहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। फिलहाल याद रखो कि ये क्या है, कोई कांस्टेंट है। पॉइजन रेशियो को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइजन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसका वैल्यू कितना होता है स्टील का, 0.3 होता है ना, 0.3 होता है। ये जो होता है क्या होता है, फार्मूला लिख देता हूँ, लिख लो। लैटरल स्ट्रेन, फिलहाल इतना याद रखो, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको मैं रफ करके लिख देता हूँ अच्छा से। लॉन्गिट्यूडिनल
स्ट्रेन, मतलब ये दो स्ट्रेन का क्या है, रेशियो है, ये दो स्ट्रेन का क्या है, रेशियो है ना, लैटरल डिवाइडेड बटा लॉन्गिट्यूडनल, है ना। उसके पहले साइन क्या देंगे, माइनस देंगे, क्यों देंगे, इसका रीजन है, सपोज कीजिए, चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। एक कोई प्लेट है जिसका लेंथ L है और विड्थ V है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें P फोर्स लगा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, P फोर्स लगा रहे हैं, बाकी इसको डिटेल में देखेंगे इलास्टिक कांस्टेंट जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डील करेंगे, है ना। तो जब P फोर्स आप लगाएंगे, P फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स का नेचर टेंसाइल है तो वहाँ पे क्या होगा, इसका विड्थ है जो रिड्यूस होगा और लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। इसीलिए माइनस ले रहे हैं, क्योंकि एक डायमेंशन क्या होता है, इसका डिक्रीज होता है और दूसरा डायमेंशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो दोनों में क्या है, कंट्राडिक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस साइन ले रहे हैं। यदि इसको P फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, फाइनल लेंथ कुछ इस तरह से आएगा, है ना, लेंथ कुछ बढ़ के ऐसा हो जाएगा और विड्थ कुछ घट के ऐसा हो जाएगा, है ना, विड्थ कुछ घट के ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। सो जो स्ट्रेन आया है, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो आया है ना, जैसे कि सपोज कीजिए कि विड्थ में चेंज हुआ जो डेल्टा बी होगा, है ना, तो लैटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, अगर लैटरल स्ट्रेन निकालें तो कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, यही तो होता था स्ट्रेन, तो डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालें तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ मान लेते हैं डेल्टा एल है, अब बटा ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल है, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। अब ये दोनों का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं, है ना। अगर यहाँ पे म्यू का वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वाई वी, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बटा डेल्टा एल बटा एल, ये क्या हो गया, पॉइजन रेशियो हो गया। तो अभी फिलहाल है जो इतना सफिशिएंट है, याद रखिए इतना, है कि नहीं। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, इसका वैल्यू कितना होता है, 0.785 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के बारे में। आगे देखते हैं, अब कहता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन स्टील, कोई भी स्ट्रक्चरल डिजाइन स्टील आप चूज कर रहे हैं तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसमें, है ना, क्या क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए चूज करने से पहले। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कहता है कि इट शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ, जो भी स्टील आप यूज कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, एक पर्याप्त उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि फाइनली आपको क्या करना है, लोड ट्रांसफर कराना है, उससे क्या कराना है, लोड को ट्रांसफर कराना है। तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ, उसका पर्याप्त है जो स्ट्रेंथ होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, इट शुड हैव एडिक्वेट स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी, है ना, ये क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, है ना, अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि समेशन ऑफ, स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ज्वाइंट पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एम जेड जीरो होना चाहिए, है कि नहीं, समेशन ऑफ एम जेड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो हम क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। थर्ड थिंग क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी, है ना, कोई भी आप स्ट्रक्चर में स्टील यूज कर रहे हो क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, है ना, मतलब जो भी आपका वेदर कंडीशन हो, चाहे जहाँ जिस भी सॉइल में उसको यूज कर रहे हैं, कैसा भी फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं, कैसा भी एरिया में यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोस्टल एरिया हो, चाहे आपका ड्राई एरिया हो, है ना, चाहे कोल्ड एरिया हो, क्या होना चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज है जो उसको यूज किए और 6 महीने के बाद क्या हो गया, वो डिग्रेड हो गया, वो डिके हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना, वैसा नहीं चलेगा। सो स्टील कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज इट शुड बी इकोनॉमिकल, है ना, क्योंकि एज ए इंजीनियर जब आप काम करेंगे तो आपका इकोनॉमिक भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के पहले पैसा क्या होता है, मैटर करता है ना। सो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है जो इकोनॉमिक हम इन्वेस्ट कर दिए हैं, है ना, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये 4 पैरामीटर है जो आपको याद होना चाहिए। सबको थोड़ा सोचिए, एक मिनट दिमाग में ले जाने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर, कौन कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर इंपॉर्टेंट होता है स्टील में। सो क्या क्या होगा, टेंशन मेंबर होगा, टेंशन मेंबर के बाद क्या होगा, कंप्रेशन मेंबर होगा, फ्लेक्चर मेंबर होगा। फ्लेक्चर मेंबर में क्या आएगा, बीम आएगा, गर्डर आएगा। अब बीम और गर्डर में क्या डिफरेंस है, इसको बाद में डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं कि जो बीम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट स्पान के लिए यूज करते हैं। मतलब इस केस में स्पान क्या होगा, बीम के केस में स्पान आपका छोटा होगा, स्पान क्या होगा, स्मॉल होगा।
लेकिन गर्डर के केस में क्या होगा, स्पान जो होगा क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा, है ना, जैसे 20 मीटर 15 मीटर इस तरह से उसका स्पान लेंथ होगा। बीम में कितना होगा, 4 मीटर 3 मीटर इस तरह से उसका क्या होगा, स्पान लेंथ होगा, है ना। कंप्रेशन मेंबर में क्या आएगा, कॉलम आएगा। टेंशन मेंबर, कॉलम भी समझ में आ रहा है आप लोग को, बीम भी समझ में आ रहा है। अभी एक टाई मेंबर है। टेंशन मेंबर क्या होता है, टाई मेंबर। एग्जाम्पल इसका क्या है आपका, टाई मेंबर। अभी टाई मेंबर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या है, फिगर है ना। यहाँ पे मैं कुछ लिख दिया हूँ इसलिए कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ध्यान से इसको देखने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कुछ देखो ध्यान से, मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा, है ना, इस तरह से कनेक्टेड होगा। अब देखिए जब इस पर हम ऊपर से यहाँ पे लोड लगाएंगे, जब यहाँ पे लोड लगाएंगे तो क्या कहेगा, फैलना चाहेगा, ये क्या करना चाहेगा, फैलना चाहेगा। लेकिन चूंकि ये दोनों जो विंग है, ये दोनों जो विंग है ना, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्डिंग ड्राइंग में, ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है एक मेंबर से, इस तरह से क्या है, कनेक्टेड है, इस तरह से क्या है, कनेक्टेड है ना। जब इस पे ऊपर से लोड लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा, टेंसाइल फोर्स आएगा, है ना, इसमें क्या आएगा, टेंसाइल फोर्स आएगा। चूंकि जब लोड लगाएंगे तो बाहर की ओर क्या चाहेगा, खींचना चाहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, टेंशन मेंबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ फिगर में देखिए ध्यान से, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब ऊपर से आप लोड लगाएंगे यहाँ पे रिज पे, जब ऊपर से लोड लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें दोनों तरह से क्या होगा, इस तरह से दोनों तरह से क्या आएगा, इसमें टेंशन डेवलप होगा। इसीलिए इस मेंबर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोल दिए, टाई मेंबर बोल दिए, है ना। सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो टॉपिक है आपका सिलेबस का, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्टील स्ट्रक्चर। इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है ना, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा रिलेशन आगे रखना है हम लोग को। सो टाइप ऑफ लोड ऑन स्टील स्ट्रक्चर। सो द लोड टू व्हिच ए स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्टेड टू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन सा लोड आएगा, क्योंकि फाइनली देखिए आप किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन कर रहे होंगे, आपको क्या करना होगा, एज ए इंजीनियर आपको लोड कैलकुलेट करना होगा कि कितना लोड, जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर पे कितना लोड है जो आएगा, है ना। तो लोड का वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ा टास्क यही है। यदि लोड का वैल्यू पता चल गया कि पास्ट में क्या आ रहा है, पास्ट में क्या आएगा, है ना, और अभी प्रेजेंट में क्या आएगा, अगर इन चीज़ को आप सही से पता कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। सो लोड का वैल्यू का जो पता करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कौन कौन सा लोड होता है, वन बाई वन करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका। सो पेशेंस रखिए थोड़ा। ओके। सो सबसे पहला जो लोड है क्या है, डेड लोड है। सबसे पहले लोड है जो डेड लोड है। सबसे पहला लोड है डेड लोड। इस डेड लोड को शॉर्ट में लिखेंगे डीएल। क्या लिखेंगे, डीएल लिखेंगे, है ना। बार बार पूरा डेड लोड नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डीएल लिखेंगे। अब देखिए डेड लोड का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है ना, क्या इससे समझते हैं। कहता है कि डेड लोड मीन्स वेट ऑफ स्ट्रक्चर इटसेल्फ। वेट ऑफ स्ट्रक्चर इटसेल्फ मतलब कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसका खुद का वेट होगा, उसका खुद का वेट को क्या बोल रहे हैं, डेड लोड बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि कोई कमरा आप डिजाइन किए हैं, है ना, जैसे कॉलेज का ही बिल्डिंग को ले लीजिए, किसी एक क्लासरूम को ले लीजिए, तो उसका डेड लोड क्या होगा, क्या क्या होगा, उसका वाल का जो भी लोड आ रहा होगा, उसका फ्लोर का जो भी लोड आ रहा होगा, है ना, कॉलम का जो भी लोड आ रहा होगा, ये सब रूफ का जो भी लोड आ रहा होगा, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा आपका डेड लोड में आएगा। नहीं, ये सब किस में आएगा, डेड लोड में आएगा। जैसे कोई आप सपोज कीजिए कि आप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, है ना, या फिर डैम का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो उसका खुद का जो वेट होगा उसको क्या बोल देंगे, डेड लोड बोल देंगे। नहीं, उसको खुद का वेट होगा उसको क्या बोलेंगे, डेड लोड बोल देंगे। सो डेड लोड कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल यूज्ड। यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल यूज्ड। अब इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि वॉल आपका ब्रिक का बना हुआ, तो ब्रिक का कुछ ना कुछ तो यूनिट वेट होगा, है ना। बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 3 क्लास का ब्रिक होता है, तो सबका यूनिट वेट अलग अलग होता है कि नहीं। उसी तरह से यदि आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है ना। अब यदि यहाँ पे हमें स्टील पढ़ना है तो स्टील का यूनिट वेट अभी हम लोगों ने देखा 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नहीं, अगर सपोज कीजिए कि कोई स्ट्रक्चर है जो स्टील का बना हुआ है, फुल्ली स्टील का बना हुआ है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था
कि जो आपका बोगीबिल ब्रिज है वो बनाया गया है फुल्ली स्टील का बनाया गया है ना, लोहित रिवर पे, है कि नहीं। तो वहाँ पे डेड लोड किसके रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे, स्टील का यूनिट वेट के रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। सो यूनिट वेट यदि पता है और टोटल हमें वॉल्यूम पता है तो यूनिट उसका क्या कर सकते हैं, टोटल लोड निकाल सकते हैं, डेड लोड, है कि नहीं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। सो कह रहा है कि डेड लोड कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द यूनिट वेट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एज पर IS 875 पार्ट 1 1987। अब थोड़ा सा ध्यान से, पहला बार है जो आपका कोड आया है, ये क्या आया, कोड आया। जितना भी लोड है, जैसे डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया, इन सब का क्या है, इंडिविजुअल कोड बनाया गया। उस कोड में डिटेल में लिखा हुआ है, जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानने की क्या जरूरत है, जानने की जरूरत है इसका नाम याद रखना आपको, IS 875 पार्ट 1, IS 875 पार्ट 1, है ना। अभी इस पे क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। फिलहाल आपको मान ली कोई एग्जाम में पूछ दिया कि डेड लोड का कोड क्या होता है, IS कोड क्या होता है, तो आप क्या याद रखेंगे, IS 875 पार्ट 1। इसके आगे का जो ये ईस्वी आ रहा है ये याद नहीं रख, ये नहीं पूछता, सिर्फ पूछता IS 875 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से। तो डेड लोड को कौन डील करता है, डेड लोड को डील करता है IS 875 पार्ट 1, है ना। एक क्या है, एक दस्तावेज है, एक पेपर है ना, जिसमें इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो आपका लाइव लोड है। नेक्स्ट क्या है, लाइव लोड है या इम्पोज लोड है। इसी को बोलते हैं LL, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में LL बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, IL बोलेंगे, या तो LL बोलें या तो IL बोलें, है ना। सो लाइव लोड और इम्पोज लोड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, या तो लाइव, या तो इसको LL बोलते हैं या तो IL बोलते हैं, है ना। अब देखिए लाइव लोड होता क्या है, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने कोई रूम का कंस्ट्रक्शन किया, आपका कोई रूम है जो कंस्ट्रक्शन किया, मान लिया कि 4x10 का कोई रूम है का जो कंस्ट्रक्शन किया, तो डेड लोड में तो मैं बताया कि इसका वॉल का वेट आएगा, इसका फ्लोर का वेट आएगा, इसका कॉलम का वेट आएगा, इसका रूफ का वेट आएगा, है ना। लेकिन किस पर्पस के लिए इसको डिजाइन किए हैं, है ना। सपोज कीजिए कोई क्लासरूम डिजाइन किए, तो यहाँ पे सब स्टूडेंट्स लोग आके बैठेगा, क्लासरूम में क्या होगा, स्टडी होगी, है ना। तो यहाँ पे सब स्टूडेंट्स लोग क्या आकर बैठेगा, है ना। तो क्या हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। जब जब कॉलेज मान ले कि जो भी स्टडी का टाइम होगा उस टाइम स्टूडेंट्स आएगा, है ना। बाकी टाइम में क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या हो गया, लाइव हो गया, मतलब कभी है कभी नहीं है ना। तो ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं वही लिखा हूँ कि लाइव लोड आर द लोड विच वेरी इन मैग्नीट्यूड, फिर वेरी इन मैग्नीट्यूड। वेरी इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कभी मान लिया कि 50 लड़का आ गया, कभी 30 लड़का आ गया, है ना, कभी 50 स्टूडेंट्स आ गया, कभी 30 स्टूडेंट्स आ गया। तो क्या हो रहा है, लोड वेरी कर रहा है, लोड वेरी कर रहा है कि नहीं। दूसरी बात, और एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई ब्रिज का आप कंस्ट्रक्शन किए, कोई है जो ब्रिज का आप कंस्ट्रक्शन किए, है ना, कोई ब्रिज का आपने कंस्ट्रक्शन किया, और इस पे क्या है, ब्रिज पे क्या आ जाएगा, या तो आपका व्हीकल्स मूव करेगा या तो ट्रेन मूव करेगा, या तो आपका व्हीकल्स मूव करेगा या तो क्या मूव करेगा, ट्रेन मूव करेगा, है ना। इस डायरेक्शन में मान लीजिए मूव कर रहा है। सो आपका जो ट्रेन का खुद का वेट है वो क्या है, लाइव लोड है। वो क्या है, खुद का वेट है जो क्या है, लाइव लोड है। क्योंकि ये कभी ब्रिज पे है कभी नहीं है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, जब इसे क्रॉस कर गया तो उस समय क्या है, नहीं है कि नहीं। तो जो ट्रेन का वेट हो गया और ट्रेन में बैठा हुआ जो पैसेंजर हो गया, वो एक तरह से क्या है, लाइव लोड का काम कर रहा है। इस ब्रिज के लिए वो एक तरह से लाइव लोड का काम कर रहा है। ध्यान से चीज़ों को सुनना है। सो ठीक है, अब लाइव लोड को किस कोड में लिखा गया है, लाइव लोड को IS 875 पार्ट 2 डील करता है। लाइव लोड को कौन डील करता है, IS 875 पार्ट 2। ध्यान से सुनना है। डेड लोड को IS 875 पार्ट 1, लाइव लोड को IS 875 पार्ट 2 1987, है ना, डील्स विद लाइव लोड। लाइव लोड के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, IS 875 पार्ट 2 1987 में। तो फिलहाल आपको कोड का नाम याद रखना, यही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है जो आपका क्या है, विंड लोड है ना। थर्ड क्या है, विंड लोड है। अब देखिए जब विंड की बात करते हैं तो आपका माइंड में आता होगा कि सर विंड हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है और कभी कभी वर्टिकल भी मूव करता है। लेकिन जो विंड का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करते हैं। सपोज कीजिए कोई आपका स्ट्रक्चर है ना, कोई आपका स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए चिमनी है, क्या है, चिमनी है।
चिमनी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। ये सपोज कीजिए आप चिमनी का डिजाइन किए तो इस पर क्या आएगा, विंड आएगा, इस तरह से इस पर से क्या आएगा, विंड आएगा। और ये विंड क्या करेगा, विंड क्या करेगा बताओ, इसके अबाउट मोमेंट जनरेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, मोमेंट जनरेट करेगा। कुछ इस तरह से विंड है जो इसको रोटेट करने का कोशिश करेगा, है ना, मतलब इसको फेल करने की कोशिश करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि विंड लोड का कंसिडरेशन भी डिजाइन में लेना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो विंड लोड को जो डील करता है वो है IS 875 पार्ट 3, IS 875 पार्ट 3, ये इसका कोड है ना। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, सेमेस्टर में नहीं आया होगा लेकिन कंपटीशन में यहाँ से आता है, ठीक है। सो मैं इसको डिटेल में थोड़ा देख लेना चाहता हूँ ताकि आगे आप लोग को हेल्प हो जाए। सो नोट 1 में देखते हैं डिजाइन विंड स्पीड, है ना। हम किस स्पीड के लिए डिजाइन करेंगे, है ना, कोई भी स्ट्रक्चर को किस स्पीड के लिए डिजाइन करेंगे। तो जिस विंड स्पीड के लिए डिजाइन कर रहे हैं उसको मैं लिख रहा हूँ VZ, क्या लिख रहा हूँ उसको, VZ, है ना। सो VZ बराबर होता है VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3, एक फार्मूला हो गया। डिजाइन विंड स्पीड का क्या है, एक फार्मूला है, VZ इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। अब यहाँ पे देखिए VZ क्या है, VZ है डिजाइन विंड स्पीड एट एनी हाइट h एनी हाइट z इन मीटर पर सेकेंड, है ना। या VB क्या है, VB है आपका बेसिक विंड, ये आपको क्वेश्चन में देगा। अभी बेसिक विंड स्पीड क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। बेसिक विंड स्पीड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक विंड स्पीड। एक क्वेश्चन में आपको हमेशा इसका वैल्यू देगा। बेसिक विंड स्पीड किस यूनिट में होगा, ऑब्वियस बात है मीटर पर सेकंड में होगा, है ना। VB है जो बेसिक विंड स्पीड है। अब रही बात K1, K2 और K3, इसको ध्यान से सुनना है। ये हो गया आपका K1, ये हो गया K2 और ये लास्ट वाला हो गया आपका K3। सो K1 होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क कोफिशिएंट। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क कोफिशिएंट, है ना। सपोज कीजिए कि किसी पार्टिकुलर ईयर में बहुत है जो विंड का स्पीड बहुत हाई रहा है ना, बहुत विंड का स्पीड क्या रहा, हाई रहा। इसका मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकुलर ईयर है जो रिस्क में कंसीडर किया जाएगा, वो पार्टिकुलर ईयर है जो क्या होगा, रिस्क में कंसीडर किया जाएगा। तो उसी के रेफरेंस में क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, है ना, उसको रेफरेंस लेके क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। और ये जो वैल्यू है आपका 50 साल पे क्या होता है, रिवाइज होता है। जनरली 50 साल पे क्या होता है, रिवाइज होता है ना। अब ये जो विंड स्पीड का कंसिडरेशन जनरली कहाँ पे लेते हैं, कोस्टल एरिया में लेते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, है कि नहीं, आपका मुंबई हो गया। यहाँ पे क्या होता है, सुनामी वगैरह आता रहता है तो विंड का स्पीड क्या होता है, बहुत हाई होता है। अंडमान निकोबार हो गया, है ना, इन जगहों पे इसका कंसिडरेशन ज़्यादा लेते हैं। सो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछा कि VZ इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3, वो पूछेगा व्हाट इज K1, K1 क्या है, और आपका है जो ऑप्शन में यही तीनों रहेगा, पूछेगा व्हाट इज K2, K2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। सो K2 क्या है, टेरेन कॉमा हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, है कि नहीं। टेरेन कहाँ पे आपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है, मतलब टोपोग्राफी पे डिपेंड कर रहा है। हाइट, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसका हाइट क्या है ना, उसका हाइट क्या है। दूसरी बात कि जो टेरेन है उसका भी हाइट क्या है ना। जैसे कोई है जो लेह में कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वहाँ पे टेरेन का हाइट तो काफ़ी ज़्यादा है ना, वहाँ पे टेरेन का हाइट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर साइज फैक्टर भी बोलते हैं। दूसरी बात, स्ट्रक्चर साइज फैक्टर का मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं उसका हाइट कितना है। जैसे कोई चिमनी है तो कोई चिमनी है जो 20 मीटर भी हो सकता है, 30 मीटर भी हो सकता है। कोई बिल्डिंग है, जैसे आपका स्काई स्क्रैपर जो बिल्डिंग होता है, गगनचुंबी इमारतें जो होती है, वो क्या होता है 200 फ्लोर 100 फ्लोर, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, विंड का जो कंसिडरेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका डिजाइन विंड स्पीड के बारे में। और लास्ट वन है जो क्या है, टोपोग्राफी फैक्टर है। ये क्या है, टोपोग्राफी फैक्टर है। तो आपको बस याद रखना है इसका फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि VZ इक्वल टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 होता है। इस K1 जब इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो VB K1 K2 K3 सबका वैल्यू आपको देगा, सबका वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में देगा और VZ आपसे पूछेगा। नेक्स्ट है डिजाइन विंड प्रेशर, है ना। जब विंड है जो इस वर्टिकल फेस पे लगेगा
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर क्या लग रहा है, वो सरफेस पे लग रहा है ना, एक पार्टिकुलर सरफेस पे लग रहा है, तो सरफेस का कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा, है ना। सो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कि नहीं। सो डिजाइन बिंड प्रेशर होता है, उसको पीजेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीजेड होता है वो होता है 0.6 इंटू वीजेड स्क्वायर। वीजेड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वीजेड है जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो पीजेड इजकल टू 0.6 इंटू वीजेड स्क्वायर। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है डिजाइन विंड प्रेशर, है ना। सो डिजाइन विंड प्रेशर पूछ रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे डिजाइन विंड स्पीड का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि जब डिजाइन विंड स्पीड आप निकालेंगे तभी डिजाइन विंड प्रेशर भी निकाल पाएंगे, है ना। सो क्या होता है 0.6 वीजेड स्क्वायर। और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्या हुआ, एक फार्मूला ही पूछ दिया है, डिजाइन विंड प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, तो 0.6 इंटू वीजेड स्क्वायर। आशा करते हैं आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द डिजाइन विंड स्पीड अप टू 10 मीटर हाइट फ्रॉम द मीन ग्राउंड लेवल इज कंसिडर कांस्टेंट, है ना। क्या करते हैं, कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। मतलब अगर सपोज कीजिए एक ग्राउंड लेवल है, एक क्या है, ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से 10 मीटर तक विंड का स्पीड क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। विंड का स्पीड क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, है ना, है कि नहीं। यानी ये जो 10 मीटर तक जो विंड का स्पीड होगा उसी को हमने बोला था बेसिक विंड स्पीड। 10 मीटर हाइट तक जो विंड का स्पीड होगा, यहाँ पे एनीमोमीटर पुट कर दीजिए, है ना। विंड स्पीड कौन सा डिवाइस मेजर करता है, एनीमोमीटर, ठीक है, याद रखना है, तो एफएम में पढ़ना है। सो एनीमोमीटर पुट कर दीजिए, वो आपको बता देगा कि क्या विंड स्पीड है ना। सो यही आपका बेसिक विंड स्पीड था। लेकिन 10 मीटर के बाद क्या होगा, वो वेरी करेगा। 10 मीटर के बाद क्या होगा, वेरी होगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर का हाइट यदि 10 मीटर से ज़्यादा होगा तो हमें डिजाइन विंड स्पीड निकालना पड़ेगा, फिर आपको डिजाइन विंड प्रेशर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको देगा कि बेसिक विंड स्पीड क्या है, K1 K2 K3 का वैल्यू क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नो लोड, है ना। स्नो मीन्स क्या होता है, आइस, बर्फ। नहीं, सपोज कीजिए कि लेह लद्दाख में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, या फिर सिक्किम में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्या होगा, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, तो उसको क्या करेंगे, कंसिडरेशन में लेंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, कंसिडरेशन में लेंगे। नेक्स्ट जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो है सेस्मिक लोड और अर्थक्वेक लोड। नाम तो सुना ही होगा, सिस्मिक लोड और अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक किससे मेजर करते हैं, इंटेंसिटी सिस्मोग्राफ से, है ना। सो अब देखिए अर्थक्वेक लोड को ईएल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएल से। का रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए, ईएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कौन सा कोड इसको डील करता है, इसको डील करता है IS 8093 1962 डील विद द अर्थक्वेक लोड। किसे डील करता है, 8093। तो अर्थक्वेक लोड का यदि आपसे कोड पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए 8093 1962, 8093 1962। सिर्फ आपको 8093 भी यदि याद है तो एग्जाम में आप टिक कर पाएंगे, है ना, है कि नहीं। तो अभी तक देखा IS 875 पार्ट 1, IS 875 पार्ट 2, IS 875 पार्ट 3, और चौथा देख रहे हैं क्या, 8093, जो किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक लोड से, मतलब भूकंप से रिलेटेड है ना। अब देखिए इस IS 8093 का यूज है जो 2000 पहले तक उतना ज़्यादा यूज नहीं करते थे, है ना। क्यों नहीं यूज करते थे, पता ना आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। जब गुजरात में भूकंप आया, है ना, जब कच्छ में भूकंप आया जिसके कारण लाखों लोग का डेथ हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी स्ट्रक्चर बनने लगा, है ना, उस केस वहाँ पे क्या हो गया, इस कोड के बेसिस पे, मतलब IS 8093 कोड के बेसिस को इसको रिवाइज किया गया, और उसका कंसिडरेशन लेकर है जो डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया गया, है ना। जब वहाँ पे गुजरात में भूकंप आया तो काफ़ी क्या हुआ था, डेथ टॉल हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जब स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ तो इसका क्या हो गया, वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया, है ना, इसका वैल्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है जो थोड़ा बढ़ गया अर्थक्वेक लोड का, है ना। अब देखिए कहाँ कहाँ इसको यूज करेंगे, है ना। जनरली है जो हिमालयन रीजन है, जैसे कि आपका जो, चूँकि आपको पता है कि जो हिमालय है वो क्या है, यंग फाउंटेन, जो यंग है ना, ये क्या है, एक तरह से यंग माउंटेन है, नहीं, ये क्या है, यंग माउंटेन है। और यंग माउंटेन है मतलब अभी ये क्या हुआ, अभी ये पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुआ है, पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुआ। जैसे अरावली क्या है, ओल्ड माउंटेन है, तो अरावली है जो स्टेबलाइज हो चुका है ना, लेकिन हिमालय है जो क्या है, यंग माउंटेन है, स्टेबलाइज नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, भूकंप आता रहता है।
दूसरी बात कि वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, वेस्टर्न इंडिया में आपका कौन सा स्टेट आता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, मेनली गुजरात आता है। तो गुजरात का कच्छ का जो रीजन है आपका, कच्छ और भुज का जो रीजन है वो क्या है, उस वहाँ पे काफ़ी भूकंप आता है ना। सो ये सब रीजन में क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई स्ट्रक्चर को आप डिजाइन करते हैं तो इस कोड का क्या हेल्प में इसको लेते हैं, है ना। तो ये इसका मेजर है जो यूज है, ये आपको याद रखना है। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो आपका क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट, उसके बाद वाइब्रेशन हो गया, फिर आपका फैटिग हो गया और इम्पैक्ट हो गया, है ना। फिर आपका इम्पैक्ट हो गया, फिर क्या हो गया आपका, इम्पैक्ट हो गया। सो अब देखो टेम्परेचर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी थर्मल स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, है ना। सो टेम्परेचर के कारण भी क्या होगा, उसमें स्ट्रेस है जो स्ट्रक्चर में स्ट्रेस डेवलप होगा नहीं, क्योंकि वो सीजन के अनुसार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा। यदि समर है तो समर में क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। यदि विंटर है तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी बात कि आप कंस्ट्रक्शन कहाँ कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। या आप जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं या फिर राजस्थान में कर रहे हैं, है ना। चूंकि राजस्थान का क्या है, टेम्परेचर तो 50 तक जाता है, 50 प्लस जाता है, जम्मू कश्मीर में माइनस में जाता है ना। तो ये सब कंसिडरेशन में लेते हुए टेम्परेचर इफेक्ट है जो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद वाइब्रेशन हो गया। अब वाइब्रेशन का एग्जाम्पल कहाँ पे देखेंगे, जैसे सपोज कीजिए कोई रेलवे लाइन है, और इसके बगल में आपको कंस्ट्रक्शन करना है ना। रेलवे लाइन के बगल में आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो जब ट्रेन पास करेगी तो आसपास वाला ग्राउंड क्या होगा, शेक करेगा। जो आसपास का ग्राउंड है वो क्या करेगा, शेक करेगा, है ना। मतलब वहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा, इस वाइब्रेशन लोड को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। जस्ट है जो एक आपको विजुअल होना चाहिए, है ना, कि कहाँ कहाँ किसका यूज करते हैं। फटिक आप लोग समझते हैं, है ना, रिपीटेटिव लोडिंग को क्या बोलते हैं, फटिक बोलते हैं, है ना। उसके बाद इम्पैक्ट लोडिंग है ना। इम्पैक्ट लोडिंग है मतलब बहुत कम टाइम में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोड यदि लग रहा तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग बोलते हैं, है ना। सो जैसे ट्रेन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ब्रिज का, तो ब्रिज पे जब है जो आपका ट्रेन क्रॉस करती है तो काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोड है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है जो पुटअप होता है। तो ये क्या हो गया, इम्पैक्ट लोड का एक उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लोड कम्बिनेशन। अब देखिए लोड कम्बिनेशन, जो भी अभी तक लोड पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको सम अप कर देते हैं। सबसे पहले पढ़े लाइव लोड, सबसे पहले पढ़े डेड लोड, फिर पढ़े लाइव लोड, उसके बाद पढ़े विंड लोड, है ना, या फिर अर्थक्वेक लोड। ये है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ये और क्यों बोल रहे हैं अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। कहता है लोड जब भी हम डिजाइन करेंगे, है ना, जब भी हम डिजाइन करेंगे तो इस सब में जो मैक्सिमम होगा उसके लिए डिजाइन करेंगे, इस सब में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसके लिए डिजाइन करेंगे। सो द लोड कम्बिनेशन ऑफ फॉर डिजाइन पर्पज शैल बी द वन दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम फोर्सेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम फोर्सेस, है ना। तो हम डिफरेंट कम्बिनेशन बनाएंगे, डिफरेंट क्या करेंगे, कम्बिनेशन बनाएंगे। अब कौन कौन सा कम्बिनेशन हो सकता है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है, डेड लोड और इम्पोज लोड हो सकता है, मतलब डीएल हो सकता है और प्लस इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, विंड लोड हो सकता है और अर्थक्वेक लोड हो सकता है। अब देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ऐसा कभी नहीं आएगा, है ना। ये दोनों में कभी बनता नहीं, ये दोनों साथ में आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है ना। ऐसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि जिस समय बहुत तेज स्पीड में विंड चल रहा है उसी समय भूकंप भी आ गया, है ना। ऐसा क्या है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। या तो विंड के लिए डिजाइन करते हैं या तो अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करते हैं, दोनों को साथ में डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है ना। इसीलिए दोनों कभी भी साथ में नहीं आता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एक ऐसे लिख देगा, तो देखना यदि दोनों साथ में आ गया यानी वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन क्या है, गलत है। इसको ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए, दोनों कभी भी साथ में नहीं आएगा, है ना। लास्ट है जो आपका डेड लोड है और विंड लोड है ना। डेड लोड के साथ देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विंड लोड आ रहा है या अर्थक्वेक लोड आ रहा है ना, कभी भी दोनों साथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया हमारा डेड लोड प्लस लाइव लोड। सेकेंड कॉम्बिनेशन हो गया आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, दोनों साथ में नहीं, दोनों में से कोई एक आएगा।
अब दोनों में से कौन आएगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो आएगा पर्टिकुलर रीजन के लिए, है कि नहीं। थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो सकता है कि आपका डेड लोड के साथ क्या आ रहा है, डेड लोड के साथ आएगा या तो विंड लोड आएगा, है ना, या तो अर्थक्वेक लोड आएगा, है ना, या तो अर्थक्वेक लोड आएगा, दोनों साथ में तो कभी नहीं आएगा, है ना। सो ये आपका प्रोबेबल कम्बिनेशन है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना के पूछेगा कि कौन सा कम्बिनेशन इसमें सही है। एक ऐसा होगा जिसमें विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड भी लिखा हुआ रहेगा, तो वो कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, वो कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए मैचिंग में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है। सपोज कीजिए इधर 1 है, इधर 2 है, इधर लिखा है लाइव लोड, इधर लिखा है डेड लोड, फिर लिखा है लाइव लोड, फिर लिखा है विंड लोड, फिर लिखा है अर्थक्वेक लोड, है ना। इधर लिखा है 8093 IS 8093 IS 875 पार्ट 1 है ना, फिर लिखा है पार्ट 2, फिर क्या लिखा है पार्ट 2, और लास्ट में लिखा है पार्ट 3। आपको क्या करना है, मैच करना है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और फ्यूचर में भी आएगा। आपको क्या करना है, मैच करना है। तो अर्थक्वेक लोड से कौन सा मैच करेगा, 8093 लोड करेगा। डेड लोड के साथ कौन मैच करेगा, पार्ट 1, है ना। लाइव लोड के साथ कौन मैच करेगा, पार्ट 2। विंड लोड के साथ कौन मैच करेगा, पार्ट 3, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के पूछता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछता है और मैचिंग का भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है, आगे है जो डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। अभी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो यूनिट 1 है आपका फिनिश हो जाएगा, उसके बाद कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा यूनिट 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिजाइन अवेलेबल, है ना। मेथड ऑफ डिजाइन अवेलेबल, ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड है और कौन उसमें से आपको पढ़ना है ना। कौन कौन सा मेथड अवेलेबल है डिजाइन का, स्टील स्ट्रक्चर का, और कौन सा मेथड आपको उसमें पढ़ना है ना। उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेसेस देखेंगे। ये यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डिटेल में अभी तक इसको कवर अप किए हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। कनेक्टेड रहिए, और वीडियो है जो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। शेयर कीजिए और VCS पे जाके रेटिंग कीजिए, VCS पे जाके रेटिंग करना ना भूलें, है ना। VCS पे आपको रेटिंग करना है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको VCS पे रेटिंग करना है, जाके VCS में जाना है ना। अपना ID खोलना है और उसमें मेरा नाम सर्च करना है, उसमें मेरा नाम सर्च करना है ना। कहाँ, GPRL, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल, ठीक है। सो आपको सर्च करना है, उसके बाद है जो रेटिंग करना है। क्योंकि आपके सुविधा के लिए सिर्फ मैं यूट्यूब पे पहले वीडियो दे रहा हूँ, है ना। अदरवाइज आप रेटिंग वहाँ पे जाकर नहीं करेंगे तो मैं मजबूर हो जाऊँगा वीडियो यहाँ पे पोस्ट नहीं करने के लिए, है ना। फिर मैं VCS पे ही सेंड करूँगा, और VCS पे लाइव होने में टाइम लग जाता है 12 से 14 घंटा, है ना। सो प्लीज़ आप जाके वहाँ पर रेटिंग कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।